नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी ने 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। प्रधानमंत्री साल 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे, तब से लगातार इस मंच के माध्यम से देश विदेश के लोगों से संवाद कर रहे हैं। वह आधिकारिक अकाउंट पर सरकारी कार्यक्रमों, विदेशी दौरे, जनसभाओं, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पलों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पब्लिक स्कूल के बच्चों से भी बातचीत कर उन्हें शिक्षा और नवाचार पर प्रेरित किया और साथ ही सीएम योगी ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी सिस्टम का भी साइट विजिट किया, जहां उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के साथ संबंध को मजबूती बनाने के लिए जो पहल प्रारंभ की, जापान ने उस पहल में हमेशा एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। 過去11年前からインド首相尊敬するナレンドラ・モディ首相のご指導の下で始められた日本との関係を強めるための取り組みは、日本の非常に積極的な関わりの下で非常に強くなってきました。मुझे याद है जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती बनाने के लिए अनेक पहल को आगे बढ़ाया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय आबे के इस अभियान को जापान सरकार और यामानाशी के हमारे माननीय राज्यपाल प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने इस तकनीक को यहां पर अभी अवलोकन किया है, न केवल उद्योग के लिए बल्कि इसे कैसे सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इन सबको भी हम लोगों ने यहां पर देखा है। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है, उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग माननीय राज्यपाल के उत्तर प्रदेश दौरान यात्रा के दौरान जो पहल उन्होंने प्रारंभ की थी, इसके उपरांत हम लोगों ने आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेल भवन में दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और इसके साथ ही रेलवे में सुधार की घोषणा को लेकर पीसी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दोपहर 12:30 बजे रेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे भारतीय रेलवे में हाल ही में किए गए सुधारों और नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। मंत्री ने पहले ही संकेत दिया कि इस मौके पर रेलवे सेवाओं में सुधार और नई पहल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। पत्रकारों को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रियों और उद्योगपतियों के लिए लाभकारी निर्णयों की भी जानकारी दी जाएगी। शिवसेना के प्रमुख नेता आदित्य ठाकरे ने हाल ही में राज्यसभा चुनावों को लेकर अपनी पार्टी की रणनीतिक और गठबंधन की स्थिति पर बात की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए और इंडिया गठबंधन जिस भी विषय पर लड़ रहे हैं उसमें सब एकजुट है। आदित्य ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ पार्टी का तालमेल अच्छा है और किसी भी प्रकार का मतभेद चुनाव के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। क्लेम नहीं है, लॉजिकल क्लेम है, पॉलिटिकल क्लेम है, टेक्निकल क्लेम है और सत्य भी है, तथ्य भी। देखिए, नाम मैं व्यक्ति में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, हर एक के बारे में आदर है ही। वैसे कांग्रेस भी कोई बड़ी व्यक्ति का नाम ला सकता है, कोई भी ला सकता है। एक ही बात है, अगर एमवीए और इंडिया अलायंस पूरी आप देखें तो जो भी विषय में हम लड़ रहे हैं, फिर वो अदानीकरण जो हो रहा है, देश का हो रहा है, महाराष्ट्र का हो रहा है, मुंबई जो बेची जा रही है बीजेपी के हाथों से, ये सारे जो संविधान पे अन्याय हो रहा है, महाराष्ट्र पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम कंधों से कंधा लड़ाते हैं, कांग्रेस के साथ उधर साथ में रहते। आप अगर देखें, बात करें तो फिर आंकड़ों के हिसाब से जाओ या फिर जो भी एमबीए का ये होता है, प्रोसेस होता है, उससे हमारा ही दावा है। और 2020 में ऐसे ही हमने एनसीपी को एक बार तो की हमारी सीट अदा की है और तब फौजिया खान जी जीत के आई थी, लेकिन 2022 में हमारे नहीं आए थे। तो इस बार हमारा दावा है और हमारा दावा पक्का है। तो आपका अगर मगर में बात नहीं है, अभी हमारा दावा है। देखिए, मैं वापस कहता हूं कि अगर मगर की बात ही नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव के समक्ष देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और अधिकारियों से चर्चा भी की गई है। और शिवराज सिंह चौहान काशी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की है। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। सुरक्षा की बात करें तो मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव के समक्ष देश और प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और अधिकारियों से चर्चा भी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर आजीविका से जुड़ी एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला खासतौर पर स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें उनके विभिन्न उत्पादों को अलग अलग स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संस्थानों और सेवा संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का उद्देश्य महिलाओं के प्रयासों को मजबूती देना और उनके उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ना है। पंचायत मंत्रालय द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहा है, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है।
इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अभी कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये महिला सशक्तिकरण की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र छूटा हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में पेट्रोल पंप के संचालन से लगा करके अलग अलग प्रकार के संस्थानों में अपनी भूमिका या यातायात की गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारी को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम केटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। उम्मीद करेंगे हाँ भी है, इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के प्लास्टिक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी है, व्यंजन भी है और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्योहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीजों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया है, जिसका हमने विमोचन किया है। मेरी अपनी ओर से दिल्ली सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक भव्य कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां, संगठन की भूमिका और पिछले कार्यकाल की चुनौतियों पर खुलकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 3 इंजन वाली सरकार नहीं बल्कि 4 इंजन वाली सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया हमारा संगठन है। जिस संगठन ने दिन रात काम किया है और दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, क्या हम उसे भूल सकते हैं? उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मजबूती केवल सत्ता से नहीं बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आती है। नहीं है भैया, 4 इंजन की सरकार है, क्योंकि सबसे बड़ा पहिया तो हमारा संगठन है। जिस संगठन ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी, भूल सकते हैं क्या कितने लाठी डंडे खाए? जिस दिन मैं पहली बार सचिवालय गई तो मेरी यादों में वही था कि हम सचिवालय में जनता के हितों की लड़ाई करते हुए जब जाते थे तो कितना तिरस्कार होता था। आम जनता उस सचिवालय में जा नहीं पाती थी, मुख्यमंत्री के घर कोई घुस नहीं पाता था। पर आज जब आपकी अपनी सरकार है तो कहीं पे भी 24/7 मुख्यमंत्री जनता के बीच में है, जनता के साथ है। दिल्ली में ऐतिहासिक और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र चांदनी चौक में बिजली व्यवस्थाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक मल अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य इलाके में बिजली आपूर्ति को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और निर्विघ्न बनाना है। चांदनी चौक जैसे पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्र में लंबे समय से खुले तारों और जर्जर बिजली लाइनों की समस्या बनी हुई थी। कई बार शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं भी सामने आती रहीं।
और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली में ऐतिहासिक और व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र चांदनी चौक में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक मल अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य इलाके में बिजली आपूर्ति को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और बता दें कि आसान बनाना है। चांदनी चौक जैसे पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्र में लंबे समय से खुले तारों और जर्जर बिजली लाइनों की समस्या बनी हुई थी। कई बार शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आगमनी कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मेले से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों, महंतों और विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य कुंभ मेले की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में साधु संतों ने शाही स्नान, अखाड़ों की पेशवाई, आवास व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव रखे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी मांगों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। और इसके साथ ही बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में आगमनी कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मेले से पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों, महंतों और विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की है। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता संजय पुंडीर का। संजय, क्या कुछ जानकारी है? बैठक ली गई, बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए? संजय, देखिए, 2027 को होने वाले कुंभ को लेकर राज्य सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। इसी को लेकर संतों और कुंभ मेला अधिकारी की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें तमाम साधु संत मौजूद रहे। हालांकि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत रजिंदर पुरी, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात रखी है, क्योंकि इस तरह का जो भव्य आयोजन होता है उसमें तमाम साधु संतों से चर्चा की जाती है, किस तरह की चुनौतियां होती है और किस तरह आने वाली जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उन सब बातों को लेकर यहाँ चर्चा की गई है। हालांकि जो अधूरे निर्माण है उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यहाँ पर कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने आश्वासन दिया है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जो अधूरे कार्य है उनको निपटाने का यहाँ पर टाइम भी रखा गया था कि अक्टूबर से पहले तमाम जो अधूरे कार्य है उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और अब कहीं ना कहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो अधूरे कार्य है वो कब तक और किस तरह पूरे होते हैं। जी संजय, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और कितने कितने पुलिस बल तैनात रहेंगे, कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो उत्तराखंड पुलिस है यहाँ पर अन्य जनपदों से भी जो फोर्स है उसको मंगाया जाएगा और तमाम जो रूट है उसे भी डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। तमाम जो पार्किंग स्थल है वो बनाई गई है। साथ ही साथ अतिक्रमण को लेकर भी यहाँ हरिद्वार जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से तमाम कार्यवाही चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, तो उससे पहले तमाम सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि जो आने वाले श्रद्धालु होंगे, संत होंगे, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। जी संजय, श्रद्धालुओं के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं और स्थानीय लोगों के, क्योंकि वहां दुकानें भी हैं, तो इससे व्यवसायिक में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा व्यापार में इस मेले के जरिए से? जहाँ पर इस मेले का भव्य आयोजन होना है वो एक बड़ा क्षेत्र है बैरागी कैंप, वहाँ पर संतों को भूमि आवंटन की जाएगी। इसके अलावा जहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं उनके लिए भी अलग से जगह रखी गई है, क्योंकि जो सामान होता है जो साधु संत खरीदते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग से इससे डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही साथ एक मेला कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें तमाम जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं पर, संतों पर उससे नजर रखी जाएगी। हालांकि इसको लेकर अब लगातार जो अधिकारी है वो निरीक्षण कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका लगातार जायजा लिया जा रहा है ताकि आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, संत होंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। जी संजय, अगर बात की जाए संतों और महंतों की तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अखाड़ों की कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो?
देखिए, जिस तरह से कल बैठक हुई है और बैठक कुंभ मेला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हुई है, तो सभी साधु संतों से यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि वो लगातार अपनी सुविधाओं को लेकर यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो रखते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हो जाती है तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साफ सफाई की बात की जाए, रहने खाने की हो या फिर पार्किंग की तमाम जो व्यवस्था है उन पर चर्चा की गई है। हालांकि संतों ने अपने जो विचार है वो रखे हैं, और पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे, उनके सामने भी संतों ने अपने जो विचार थे वो रखे थे, और इस बैठक में कुछ संत पहुंच नहीं पाए हैं। ये भी माना जा रहा है कि कुछ संत नाराज चल रहे हैं, तो उन्हें मनाने की भी यहाँ पर अखाड़ा परिषद की ओर से कोशिश की जा रही है। जी ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बादीपुरा मार्केट की एक इमारत में अचानक से आग लग गई। मौके पर दमकल कर्मी और गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर खुद को सुरक्षित किया और राहत कार्य में सहयोग किया है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण और नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। अधिक जानकारी और इसके साथ ही बता दें कि प्रतीक्षा की जा रही है। खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां बता दें कि IYC-AI समिट के विरोध मामले में शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी जब्त कर ली है। घटना NH 5 पर हुई, जहां शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को रोका और उनसे मामले में FIR की जांच में शामिल होने को कहा। दिल्ली पुलिस ने जवान 3 गिरफ्तार और आरोपी कार्यकर्ता सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को ACJM और आकाश कपिल द्वारा दिए गए रिमांड पर ले जा रहे हैं। शिमला पुलिस का कहना है कि उन्होंने स्थानीय जांच प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। और खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां AI समिट के विरोध मामले में शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की गाड़ी जब्त कर ली है। बता दें कि जहां शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को रोका और उनसे मामले में FIR की जांच में शामिल होने को कहा। दिल्ली पुलिस के जवान 3 गिरफ्तार और कार्यकर्ता और इसके साथ ही बता दें कि द्वारा दिए गए हैं। शिमला पुलिस का कहना है कि उन्होंने स्थानीय जांच प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।